और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों से इन तीनों बिलों पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं पहले जो कनक जी बोल रहे थे सुन रहा था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट की हैं। और मैं कुछ चीज़ों इसकी क्रोनोलॉजी पे, तीनों बिलों को पे आने के पहले इसकी क्रोनोलॉजी पे आऊँगा कि जैसे कि इन आंदोलन को बार बार सरकार कहती है कि ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा आयोजित है, वो खिलवाड़ कर रहे हैं और ये तीनों कानूनों में काला कानून क्यों बोल रहे हैं, इसमें काला क्या है। तो हम आएंगे कि इन तीनों कानूनों में काला क्या है, पहली बात। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि केवल और किसानों ने ही इन बिलों की खामियां देखी और आंदोलित हुए हैं। मैं जब 5 जून को अध्यादेश आया था तो मैं बताना चाहूंगा, 5 जून को जब अध्यादेश आए थे तो शुरुआती दौर में कई किसानों ने इसका स्वागत किया, क्योंकि बिल को पढ़ा नहीं था और जिसकी काफी सरकार के नुमाइंदे अलग अलग चैनल में लेके खड़े होकर दिखाते हैं कि देखिए आप लोगों ने स्वागत किया था। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा 7 जून का, चाहेंगे तो मैं इसकी कॉपी हार्ड कॉपी भेज भी दूंगा। 7 जून को आईएनएस में आईफा यानी हमारे जो अखिल भारतीय किसान महासंघ है, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि तीनों कानून आपस में गुथे हुए हैं और ये कारपोरेट के पक्ष में है। 7 जून को आईएनएस ने दिया और 11 जून को केवल एक हफ्ते के भीतर ये विभिन्न समाचार पत्रों के संपादकीय में भी आया। हमारे किसान संगठनों ने इनकी कमियों को बिंदुवार बताया था कि ये कमियां हैं, जिस पे अभी हम प्रकाश डालेंगे। अब ये महत्वपूर्ण है कि इसमें आप देखेंगे टिकैत जी भी हैं, जो हमारे अखिल भारतीय किसान महासंघ ने आयोजित किया। उसमें टिकैत जी भी हैं, कृष्ण चौधरी भी हैं, पंजाब के भी किसान संगठन हैं, दक्षिण के भी हैं, रेड्डी जी भी हैं, सारे लोग हैं। और हमने चर्चा की, मैंने उनको बताया कि इसमें ये कमियां हैं और सबने उसमें मानना, राइट साइड में देखिएगा टिकैत जी का भी वक्तव्य है, सबका वक्तव्य है। तो कहने का मतलब कि ये कानून आए और किसानों ने तत्काल विरोध किया। 10-15 दिनों के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी का इसमें प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। ये जब लोकसभा में पहुंचा तब हुआ है। ये किसानों की समस्या थी इन कानूनों को लेके और इसलिए किसान इन कानूनों के विरोध में खड़े हुए। अब इन द लाइन और इन बिटवीन लाइन दोनों में इन कानूनों में क्या रखा हुआ है, बहुत संक्षेप में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और चूंकि मैं इससे पहले के वक्ता ने बड़े अच्छे अंग्रेजी में बताया था, तो मैं हिंदी में कोशिश करूंगा। अब ये 3 कानून हैं। एक है खेती से संबंधित, ऐसे समझे खेती होगी, कारपोरेट आके खेती कराएगा। दूसरा जो उत्पादन होगा उसकी बिक्री होगी, तो उसका कैसे बिक्री होगी, कहाँ बिकेगा वो, उसको लेके मंडी को एक्ट में संशोधन किया गया। तीसरा, जो उत्पादन आएगा और बिकेगा उसे भंडारण कैसे करेंगे। तो ये तीनों कानून एक दूसरे से जुड़े हैं और तीनों कानून केवल कारपोरेट के हिसाब से गढ़े गए हैं। इस बात को समझे कि कारपोरेट खेती करेगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, फिर जब उत्पादन आएगा उसका तो वो मंडी में लेके जाके कारपोरेट परेशान ना हो, मंडी के एक्ट और वहां पे किसान संगठनों से निगोशिएट इन झंझटों में ना पड़े, सीधा सीधा अपना मार्केट खोले, अपनी शर्तों पे खरीदे वो। और उसके बाद भंडारण की जब बात आती है तो उसके लिए ईसी एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954 में संशोधन कर दिया। तो बिंदुवार, हम किसान हैं, खेती से शुरू करते हैं। पहले खेती होगी तब तो मंडी में जाएगा। तो खेती वाला जो बिल है उसका नाम पढ़े, कृषक सशक्तिकरण। ये देखिएगा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। अब इसमें कृषक नाम की ही बात कर लो, सशक्तिकरण और संरक्षण ये दोनों का अभाव है, इसीलिए इसको सामने रखा गया है ताकि आपको एहसास हो कि आपके लिए उसी के लिए बनाया गया है। वास्तव में उस चीज का ही अभाव है इसमें। ना तो किसान इसमें सशक्त होने जा रहा है, ना ही इसमें संरक्षण हो रहा है। कीमत आश्वासन, कीमत आश्वासन शब्द जो है वो भी बिल्कुल, इसमें कहीं कीमत पे तय करने की बात नहीं होती कि एमएसपी से कम पे नहीं होगा करार, न्यूनतम एमएसपी रहेगी या लागत के आधार पे होगा, कहीं कोई कीमत का आश्वासन का जिक्र ही नहीं है। और अंत में जो कृषि सेवा करार, जिसपे अभी मैं बिंदु आ रहा हूँ, यह बड़ी खतरनाक चीज है। यहाँ कृषि को जो किसान अपनी जमीन पे कारपोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करता है, वह किसान के दर्जे के बजाय कृषि सेवा प्रदाता कहलाएगा। सर्विस सेक्टर में आएगी ये बात, सेवा दे रहा है यानी सर्विस सेक्टर में आएगा। तो किस तरीके से इस कारपोरेट
की खेती में किसान को एग्रो सेक्टर से हटा के हम सीधे सीधे डिफाइन कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। यहां से बात शुरू होती है। अब हम आते हैं कई बिंदुओं में से कुछ बिंदु जो हैं जिससे तत्काल समझ में आ जाएगा कि जैसे कि अगर हम आए तो सीधे सीधे अध्याय 1 में प्रारंभिक में, ये 12 पेज के आसपास का है और इसमें ये कहते हैं बिंदु क्रमांक 2 में ढेर सारे उपखंड हैं, तो च च ज झ में इया में आते हैं। अनिवार्य बाध्यता, अनिवार्य बाध्यता से ये कहना है कि अनिवार्य बाध्यता से अगर कोई फसल में कमी आती है तो इसमें दोनों पक्ष जो है किसी पे जिम्मेदारी नहीं आएगी। तो अनिवार्य बाध्यता को ऐसे समझिए कि पहले समझो सब जुड़े हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खाद बीज दवाई कौन देगा, ये प्रायोजक देगा, स्पॉन्सर्ड कंपनी देगी। अब अगर उस फसल में अनिवार्य बाध्यता में अकल्पित बाह्य घटना विपरीत है जिसके अंतर्गत बाढ़, सूखा, खराब मौसम, भूकंप, रोग की महामारी गौर करना, रोग नहीं, रोग की महामारी, कीटनाशक जीव जैसी अन्य घटनाएं जो अपरिहार्य हैं तथा कृषि करार करने वाले पक्षकारों के नियंत्रण से परे हैं। लेकिन इसमें अंकुरण, अगर कोई बीज देता है उसमें अंकुरण नहीं होता है, बीज की क्वालिटी ठीक नहीं है, स्पॉन्सर्ड कंपनी दे किसानों को लगवा रही है, उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है, यह अनिवार्य बाध्यता में नहीं है। उत्पादन, प्रोडक्शन, वो उन्नत बीज है, इतना क्विंटल होगा, उतना क्विंटल होगा नहीं होगा, उत्पादन कम होता है तो उसकी जिम्मेदारी अनिवार्य बाध्यता में नहीं है। और गुणवत्ता, जिसको लेके आगे बहुत बवाल मचने वाला है इस कानून के तहत कि गुणवत्ता निर्धारण कौन करेगा, जिसमें मैं आगे आऊंगा कि तृतीय पक्ष गुणवत्ता निर्धारण करेगा, उसकी बात जो की गई है। ये तृतीय पक्ष कौन है उसका कहीं भी कोई खुलासा नहीं है। तो अगर अंकुरण नहीं आता बीजों का, अगर उत्पादन कम होता है और गुणवत्ता सही नहीं आती है, तो ये तीनों जोखिम का भार किसके कंधे पे आ रहा है समझिए। आगे बीमा में जाएंगे तो बीमा इन तीनों का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, और यदि यह जोखिम प्रायोजक उठाता तो कहीं उसका दिक्कत नहीं, प्रायोजक नहीं उठाएगा। ये जोखिम अंततः किसान के मत्थे कैसे आएगा मैं उसको बताऊंगा। अब हम कृषि करार पे आते हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 में कृषि सेवाओं की पूर्ति से संबंधित निबंधन, यहां भी कृषि सेवाएं कौन दे रहा है, जो किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कृषि। आगे चल के मैं बताऊंगा कि बिंदु क्रमांक 10 में भी कृषि सेवा प्रदाता की परिभाषा भी दी गई है, इसलिए किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए कि जो भी किसान इसमें जुड़ेंगे वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, किसान नहीं होंगे। अब इसमें जो अध्याय 2 में बिंदु क्रमांक 1 में ख में लिखा गया है, परंतु ऐसी कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी विधिक अपेक्षा की अनुपालना का उत्तरदायित्व, ऐसी कृषि सेवाओं में जो कानून है इनको पालन करने का उत्तरदायित्व यथा स्थिति प्रायोजक या कृषि सेवा प्रदाता का होगा। यहां उन्होंने एक यथा स्थिति शब्द लिख दिया है, समझ गए, यथा स्थिति, इसके अनुपालन का उत्तरदायित्व उसके ऊपर रहेगा। और यही पूरे के पूरे ये बिंदु क्रमांक 2 की जो सार तत्व है उसको निकाल बाहर करता है। इस यथा स्थिति का निर्धारण कौन करेगा कि यह किसके मत्थे जाएगा, किसान के मत्थे जाएगा या प्रायोजक के मत्थे जाएगा, यथा स्थिति निर्धारण करेंगे। और उसी के साथ में 2 नंबर पे है अध्याय 2 के लिए, इस धारा के अधीन जस्ट उसी के नीचे है तो दोनों जुड़े हुए भी समझ सकते हैं। इस धारा के अधीन किसी कृषक द्वारा कोई भी कृषि करार किसी बटाई काश्तकार के किसी भी अधिकार के अल्पीकरण में नहीं किया जाएगा। समझिएगा कि यह धारा के अधीन किसान के द्वारा कोई भी जो कृषि करार किया जाता है उसके तहत बटाई काश्तकार के किसी भी अधिकार के अल्पीकरण में नहीं उपयोग होगा। बटाई काश्तकार कौन है, बटाई काश्तकार कौन है उसका नीचे स्पष्टीकरण दिया गया है। जो खेती, समझिएगा, उप धारा के प्रयोजनों के लिए बटाई काश्तकार पद से किसी कृषि भूमि के जोतने वाला या उसका अधिभोगी अभिप्रेत है जो कृषि उत्पाद उपजाने या उगाने के लिए भूमि के स्वामी को फसल का नियत हिस्सा देने के लिए या नियत रकम का संदाय करने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सहमत होता है। अब
चाहे उसके उपज जैसे बटाई गांव में होती है, चाहे उपज का हिस्सा दे या लाभ का हिस्सा दे, जो भी इसमें खेती करता है वो बटाईदार के स्थिति पे आएगा आपके। और लेकिन उसके अधिकारों का अल्पीकरण, यानी उसके जो अधिकार हैं उसको किसी भी हालत में इससे कम नहीं किया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। और इसी में बिंदु क्रमांक 4 में क्वालिटी की बात आती है कि कृषि करार वाले पक्षकार करार के अनुपालन के शर्त के अनुरूप में कृषि उत्पाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य क्वालिटी श्रेणी और मानक अभी निश्चित और अपेक्षित कर सकेंगे। और उसी के एकदम नीचे लिखा हुआ है, खा के नीचे, कि ऐसी क्वालिटी श्रेणी और मानक का कृषि करार में स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा, और जितनी भी नाशक जीवमान जितनी भी चीजें आएंगी कृषि करार करने वाले पक्षकार के साथ अपेक्षा कर सकेंगे कि तृतीय पक्षकार अर्हित पारखियों द्वारा मॉनिटर और प्रमाणित किया जाएगा। यानी सारी चीजें जो इनपुट्स हैं जो आएंगी और जो आउटपुट्स आएगा, दोनों की क्वालिटी को तृतीय पक्ष के द्वारा मॉनिटर और प्रमाणित किया जाएगा। तृतीय पक्ष कौन होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। अगर कोई भी कंपनी कोई भी क्वालिटी लेके आती है, कोई भी चीज लेके आती है, वो तृतीय पक्ष के द्वारा प्रमाणित होगा। वो तृतीय पक्ष गवर्नमेंट की संस्था होगी, सरकारी संस्था होगी, कृषि विश्वविद्यालय होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। और यही शंका का बिंदु पैदा करता है इनपुट और आउटपुट में, कि 27 लाख करोड़ का जो इनपुट का बिजनेस है, सीधे अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत जितनी भी खेती होते जाएगी उसमें इनपुट पे एकाधिकार इन कंपनी का होगा। और एमएसपी को लेके अनिवार्यता की बात 5 और 6 बिंदु क्रमांक 5 में, जहां की मार्केटिंग की बात होती है कि ये जो पैदा होगा वो बिकेगा कैसे, इसमें लिखे बोलते हैं कि दोनों मिलके रेट तय कर लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो बोनस भी देंगे, प्रीमियम भी देंगे और बेंचमार्क रखा जाएगा। लेकिन कहीं ये नहीं कहा जाता कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है अथवा लागत के आधार पर मूल्य का कोई निर्धारण होगा, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया है। अब इस पे आते हैं बिंदु क्रमांक 6 का बिंदु क्रमांक 2। 6 के तहत 2 में लिखा है, प्रायोजक यानी जो कंपनी है किसी भी कृषि उत्पाद के परिधान को स्वीकार करने के पहले ऐसे उत्पाद के कृषि करार में विनिर्दिष्ट क्वालिटी या किसी अन्य विशिष्टता का निरीक्षण कर सकेगा। गौर करिएगा, निरीक्षण कर सकेगा। और अगर उसमें ऐसा नहीं पाया जाता है, उसमें परिधान के समय ऐसा नहीं पाया जाता निरीक्षण, तो ये कह रहा है कि यदि निरीक्षण कर सकेगा और उसे मुकरने का अधिकार नहीं होगा। यदि वो निरीक्षण नहीं करता है तो उसे मुकरने का अधिकार नहीं होगा। बड़े 3 लाइन में लिखा गया है कि उसे ऐसे उत्पाद के परिधान के समय या उसके पश्चात उसे स्वीकार करने से मुकरने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन यह तब होगा जब यह उसके उत्पाद का निरीक्षण नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने निरीक्षण कर लिया और तब नहीं मुकर सकता। लेकिन यदि निरीक्षण करके वो रिजेक्ट कर देता है तो सरासर मुकर सकता है। यह इस कानून में 2 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, घुमा के लिखा गया है। अगर समझेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि निरीक्षण के उपरांत वह रिजेक्ट कर सकता है, उसका सर्वाधिकार है। और बिक्री को लेकर जो पैसे मिलने वाली बात है, इसमें वो लिखा जा रहा है कि पर्ची जारी करेगा। अन्य मामलों में सहमत रकम का संदाय कृषि उत्पाद उत्पाददार को स्वीकार करेगा और विक्रय उत्पादों के ब्यौरे सहित प्राप्ति पर्ची जारी करेगा, रिसिप्ट तत्काल जारी करेगा। और भुगतान जो है 30 दिन के अंदर होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा वो उस पर अब हम आते हैं। नहीं होता है तो एक सुलह बोर्ड बनेगी जो तय करेगी। और लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि अगर भुगतान नहीं होता, कोई चेक देता है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अगर बाउंस हो जाता है तो किसान कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। ये केवल एसडीएम और उसके बाद अपील के लिए डीएम के पास जा सकता है। क्लियर इसमें लिखा गया है। अन्य जो अधिकार है आपके सिविल के, उसके लिए उन्होंने क्लियर कहा गया, लिखा हुआ है कि जो एडीएम की कोर्ट होगी उसकी जो डिग्री होगी सिविल की डिग्री के तहत ही मान्य होगी। यानी सिविल में अलग से आपको जाने का रास्ता नहीं है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब इन्होंने बीच में एफपीओ को भी डाला है। और जब कंपनी की बात करते हैं कि कंपनियां जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उसके कोई मापदंड नहीं है। कंपनी 3 दिन पहले बनी हो सकती है। कंपनी के पास किसानों को, हजारों किसानों से जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसका भुगतान क्षमता है या नहीं, उसका रिकॉर्ड क्या है, कहीं कोई उसके लिए मापदंड नहीं है।
और जबकि छोटा से छोटा भी अगर गवर्नमेंट टेंडर करती है, किसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो 5 साल का उसका टर्नओवर देखेगी, लिस्ट देखेगी, पेमेंट कैपेसिटी देखेगी, बैंक गारंटी देगी। लेकिन यहाँ कोई इस तरह की गारंटी नहीं है। इससे समझें कि कितना सहज बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कॉर्पोरेट के लिए। अब मैं आता हूं, जो मैं कह रहा था कि स्पष्टीकरण भी दिया गया है बिंदु क्रमांक 10 में। स्पष्टीकरण, संकलक से ऐसा व्यक्ति विपरीत है जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादन संगठन भी है और कृषक तथा कृषकों के बीच समूह के किसी प्रायोजक के बीच मध्यवर्ती के रूप में कार्य करेंगे। यानी जो बीच में हटाएंगे, ये कह रहे हैं यहाँ पे एफपीओ एक संस्था रहेगी जो किसानों और इनके बीच में काम करेगी, जो ये ग्रुप बनाएगी, सारा चीज करेगी। तो ऑलरेडी इन्होंने उसके लिए आधार तैयार कर दिया है। 10,000 एफपीओ होंगे जो किसानों को संगठित करेंगे और सीधा सीधा किसानों का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों से कराएंगे, जो ऑलरेडी करीब 6 या 7,000 एफपीओ की बात करते हैं कि गठित कर चुके हैं। 10,000 और इन्हें बनाने हैं और उसके लिए इन्होंने बाकायदा स्पष्टीकरण में बिंदु क्रमांक 10 में जोड़ा है। ठीक उसी के नीचे जहां एफपीओ की भूमिका स्पष्ट की गई है, किया गया है कृषि सेवा प्रदाता। कृषि सेवा प्रदाता कौन हुआ? हम किसान हुए। कृषि सेवा प्रदाता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि सेवाएं प्रदान करता है, जो अपनी जमीन को उनको देता है। अब सवाल ये होता है कि ये करार खत्म कैसे होंगे। बिंदु क्रमांक 11 में बड़े अच्छे शब्दों में लिखा गया है, किसी कृषि करार को करने के पश्चात किसी भी समय ऐसे करार के पक्षकार पारस्परिक सहमति से किसी भी युक्ति युक्त कारण से। अब यहाँ पे युक्ति युक्त कारण जरूरी है। युक्ति युक्त कारण कौन से हैं उसका कहीं पे कोई उल्लेख नहीं है। दोनों पक्ष सहमत होंगे तब करार होगा। तो एक पक्ष जो नहीं चाहेगा कॉर्पोरेट, वो इसे सहमत नहीं करना चाहेगा कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर आप नहीं निकल सकते। पहले तो युक्त कारण होना चाहिए, दूसरा दोनों पक्ष की सहमति चाहिए। तो ये जो बिंदु क्रमांक 11 है वह भी पढ़ लें आप, जो क्या काला है जो जिसकी बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं अध्याय क्रमांक 3 में। यह जो है सबसे खतरनाक धाराएं इसमें है। इसमें यह दिया हुआ है कि यदि खेती की गई, 14 नंबर बिंदु क्रमांक 14 पर अध्याय क्रमांक 3 में, उसमें उपखंड का खा में खा का क्रमांक 2, यहां आदेश कृषि करार के निबंधानुसार किसी अग्रिम संदाय या इनपुट लागत, यानी किसान को कुछ एडवांस दिया है या इनपुट जो बीज खाद दिया है उसको, उसके कारण अगर प्रायोजक को देय रकम की वसूली, यानी जो प्रायोजक कंपनी है अगर उसको घाटा होता है तो या किसान नहीं दे रहा है उसकी उपज उसको, या किसी भी कारण से उसको रकम वसूलना है अपना जो खर्चा किया है, इन्वेस्ट किया है, तो वसूली के लिए कृषक के विरुद्ध किया जाता है। ऐसी रकम प्रायोजक द्वारा उपगत वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी, कि जो एक्चुअल खर्चा हुआ है उससे ज्यादा वसूल नहीं कर सकता। बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन ये लागत, वास्तविक लागत तय कौन करेगा? जो लगाया है वही तय करेगा। कहीं नहीं लिखा है कि कोई वास्तविक लागत तय करने की कोई फॉर्मेट है या कोई स्वामीनाथन कमेटी के तहत होगी या नाबार्ड जो एग्रो इकोनॉमिक्स बनाती है उसके तहत लागत होगी। जी नहीं, जो कंपनी लगा रही है और जो खर्चा कर रही है वो जो भी खर्चा दिखाएगी उसे आप मानना होगा। और विवादित कृषि करार अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में है कि कृषक द्वारा व्यतिक्रम अनिवार्य बाध्यता के कारण है तो कोई रकम की वसूली की कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। अब अनिवार्य बाध्यता के तहत अगर यहीं पे बात समझिएगा जो मैंने पीछे बताया था, पीछे कह दिया गया है, आगे बात क्लियर कर रहा है कि अगर अनिवार्य बाध्यता के कारण है, महामारी है, बाढ़ है, तब तो किसान से वसूल नहीं करेंगे। लेकिन अगर अनिवार्य बाध्यता नहीं है, अंकुरण जैसे मैंने कहा, उत्पादन, गुणवत्ता, इन तीनों के कारण वो वसूल कर सकता है। उनके अतिरिक्त खरीद के तहत वसूल करेगा। और सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन जैसे डिग्री होती है वैसे ये एडीएम का माना जाएगा। और वसूली कैसे होगी ये बड़ा खतरनाक है। इसी उपखंड 3 के बिंदु क्रमांक 14 के उप बिंदु 7, यथा स्थिति उपखंड प्राधिकारी या अपील अधिकारी के द्वारा पारित किसी भी आदेश में अधीन संदेह रकम की वसूली भू राजस्व के बकाया की भांति होगी। भू राजस्व के बकाया का निश्चित फॉर्मेट है कि राजस्व की वसूली जो है किसान के चल अचल संपत्ति किसी से भी की जा सकती है। इसमें उसकी मोटरसाइकिल, उसका ट्रैक्टर, कुछ भी हो सकता है, उसका घर भी हो सकता है, उसका प्लॉट हो सकता है। लेकिन बचाने के लिए बड़ा अच्छी बात की जाती है कि धारा
14 की जस्ट नीचे लिख देता है धारा 15 कि धारा 14 के बाद के तहत धारा के अधीन किसी भी आदेश के अनुसरण में रकम की वसूली के लिए कृषक की भूमि के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और इसी पे बड़ा दावा करते हैं, प्रभु कृषक की जमीन पे इसलिए नहीं करोगे क्योंकि उस पर इन्वेस्ट किया है, ड्रिप लगाई हुई है, सब कुछ लगाया है, वो तो 10 साल और खेती करवाएंगे उससे, वो तो निकलने नहीं देंगे कॉन्ट्रैक्ट से। उसकी वसूली की बात नहीं है। किसान का आप वसूल क्या करेंगे? उसका जो भी उसके पास साधन है, घर है, उसकी प्लाट है, बाड़ी है जहाँ रहता है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर, वो सारे के सारे वसूल कर सकते हैं आप अगर खेती में घाटा होता है। यह जो है इन बिटवीन लाइन्स की बात है कि कृषि भूमि को हाथ नहीं लगाएंगे आपकी, बाकी सारी संपत्ति आपके घर की भी गारंटी इसमें नहीं है धारा 15 के तहत। ये मुख्य बिंदु हुए आपके कॉन्ट्रैक्ट के। और भी इसमें कई बिंदु हैं, कई बारीकियों में मैं नहीं जा रहा हूँ, कानूनी बारीकियों में। अब आ जाते हैं हम सीधा कृषि उपज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उत्पादन हो गया, अब वो बेचे कहाँ, खरीदे कहाँ, वो बिल्कुल जहमत नहीं चाहते। किसी अंडी मंडी का, किसी किसान संगठन जो है उनका, ये सीधा चाहते हैं कि इनकी खुद की मंडी हो और केवल एक पैन कार्ड हो। पैन कार्ड के तहत कोई रजिस्ट्रेशन, कोई कंपनी हो या ना हो, कोई भी खरीद सकता है। इसलिए किया गया है कि जो एफपीओ गठन करें वो भी तत्काल किसी भी किसान से खरीद लें, किसानों के समूह से खरीद लें। एफपीओ के हिसाब से इसको ज्यादा बनाया गया है, समझिएगा बात को। और इसमें एक लाइन में पूरी मंडियों को जो खत्म करने की बात होती है, अध्याय 2 में चले आए। अध्याय 2 के बिंदु क्रमांक 6 में स्पष्ट कहा जाता है कि किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम या किसी अन्य राज्य विधि के अधीन किसी भी कृषक या व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और व्यवहार के प्लेटफॉर्म से किसी व्यापारिक क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज में व्यापार और वाणिज्य के लिए कोई बाजार फीस या उपकर या उद्ग्रहण चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से लेके किसी मंडी, एपीएमसी, उपमंडी, कहीं पर भी कोई टैक्स राज्य सरकार नहीं ले सकती। तो यदि कोई टैक्स ही नहीं लेगी तो मंडी चलेगी कैसे? तो सीधी बात है कि मंडियों को इसके तहत खत्म कर रहे हैं। किसान को उससे कोई दिक्कत नहीं, मंडी रहती नहीं रहती अगर उसको सही रेट मिलता। लेकिन रेट के बारे में यहाँ पे बिल्कुल कोई एमएसपी की बात नहीं की जा रही है। जब ये कहा जा रहा है कि भाई मंडी में टैक्स लगेगा, आप लगाइए, तो मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा तो कौन आदमी मंडी के भीतर खरीदना चाहेगा? मंडी के भीतर खरीद के क्यों टैक्स देगा? और यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि जब बाजार आप खोल रहे हैं, बाहर कहीं भी खरीदी बिक्री होगी, तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो आप कहते हो कि थी है रहेगी, क्या यह कोई सुभाषितानी है, शर्वाक्य है दीवार पर लिखा हुआ कि उसको पढ़ लेगा और व्यापारी पैसे दे देगा? आप बाध्यकारी नहीं बनाओगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा ही नहीं, यह तय है। इसमें और भी बहुत सारी धाराएं हैं जिसके तहत हमारे हाथ पैर बांधे जाते हैं इसको बिक्रे में। और इसी कानून, मंडी के से जुड़ा हुआ कानून मैं मानता हूँ, दोनों कानून से जुड़ा हुआ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954 के अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, उसकी केवल दो लाइन की 2 धाराएं पढ़ना चाहूंगा। बिंदु क्रमांक 2 का उपखंड ख का पहला उद्यान, ये कहते हैं स्टॉक की सीमा को विनियोजित करने के लिए, कि स्टॉक की सीमा को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? विनियमन तब तक नहीं होगा जब तक उद्यान उत्पाद के खुदरा वस्तु में 100% की वृद्धि ना हो। उद्यान उत्पाद में हुआ साग, सब्जी, मसाले और फल, ये सारे जब तक दुगनी रेट के ना हो जाए तब तक विनियोजित नहीं होंगे। और दूसरा है नष्ट न होने वाले कृषि पदार्थ, यानी दलहन, तिलहन आदि जो है वो खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि ना हो। तो आप दिल बड़ा कर सकते हैं कि भाई हर साल तो हम 4 रुपए का आलू 40 में खरीदते हैं, 10 गुना होता है, तो खाली दुगना होने तक की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? तो वास्तव में इसके थोड़ा और आगे बढ़ लें, इसकी नीचे की लाइन से क्लियर होता है कि यह 1 का 1.5 बनाना या 1 का दुगना बनाए व्यापारी, ये कोई लिमिट नहीं है कि किसके लिए। उसके लिए जो यह कि स्टॉक की सीमा को विनियमित करने वाला ऐसा आदेश किसी कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण या मूल्य श्रृंखला सहभागी पर लागू नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति की स्टॉक सीमा प्रसंस्करण की प्रतिष्ठापित समग्र ऊपरी सीमा या किसी निर्यातक की दशा में निर्यात की मांग से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात ये कितना भी कर सकते हैं वैल्यू एडिशन पार्टनर,
वैल्यू एडिशन पार्टनर का मतलब क्या हुआ, इसका भी दिया गया है आगे चल के कि वैल्यू एडिशन में कौन कौन है, उत्पादन की श्रृंखला में कौन कौन है। अंतिम उपभोक्ता कृषि उत्पाद के उत्पादन के सहभागियों से अभिप्रेत है कि इसके अंतर्गत प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण, ये 5 बिंदु हैं जो इसमें सम्मिलित है। इसमें किसान नहीं है। इस पूरे जो संशोधन 2 पेज का है, इसमें किसान को भंडारण के लिए कहीं नहीं लिखा गया। किसान, कृषक शब्द ही नहीं है। किसान को भंडारण की बड़ी जो छूट दी गई है, कहते हैं कितना बड़ा छूट है। वास्तव में यह जो अधिनियम है, यह मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के खिलाफ है, पूरे देश के खिलाफ है कि जमाखोरी के दुष्परिणाम हम आप देखते ही रहते हैं। जमाखोरी में क्या दिक्कतें हैं, और इसमें पूरी छूट दी जा रही है, साग सब्जी फल से लेकर हर चीज के लिए। किस लिए कि ताकि वो प्रसंस्कृत कर सके, निर्यात कर सके। तो यह किसानों के लिए सुधार बिल कहां से हो गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम मेरे समझ से परे है। तो ये तीनों बिल का जो मैंने मोटा मोटा बताया कि इसमें क्या क्या काला दिख रहा है, लेकिन जबकि आप जानते हैं कोई भोजन बने उसमें नमक ज्यादा हो जाए या नमक न रहे या नमक की जगह शक्कर हो जाए तो खाने योग्य नहीं होता, एक छोटी सी कमी से। और हमारे कानून में एक शब्द यथा स्थिति, युक्ति युक्त, ये 2-4 ऐसे शब्द हैं जो सारे के सारे कानून का पूरा मटियामेट कर देते हैं। अब इसका अगर रफू रंगाई की कोई बात करे कि इनके बिंदुओं में, तो कैसे करेंगे बताएं, कैसे इसकी रफू रंगाई होगी, कैसे सुधार होगी। तो इस सांप का जहर निकालना उतना सरल नहीं है। तो मेरा मानना है, इसीलिए संभवतः किसानों को किसान संगठनों ने कहा कि इसे वापस ले दो, इसको क्या समझे, क्या ठीक करें। तो यह रहा। हालांकि हम लोगों ने जब इसे पढ़ा था तो हमने उनको कई बिंदुओं पे सुधार के लिए लिख के भेजा था। जून में जब अध्यादेश आया था तभी लिख के भेजा था कि ये सब आप बदलिए, लेकिन उन्होंने उसका जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा। और हम बार बार चिल्लाते रहे कि आपकी राजस्व वसूली के तहत कर रहे हैं, आप कहीं एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, आपका जो ये भंडारण बिल है इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे लिए बना ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं से भी किसान के पक्ष में नहीं है, चाहे बीज खाद सप्लाई की बात हो, चाहे गुणवत्ता की बात हो, गुणवत्ता निर्धारण की बात हो, चाहे विवाद की स्थिति में कोर्ट में जाने की बात हो, अथवा अगर नुकसान होता है तो कौन भुगतान करेगा। एक वाक्य उन्होंने बीमा का दिया है कि अगर नुकसान होता है तो बीमा आएगी। तो बीमा आप जान ही रहे हैं कि कौन सी बीमा कंपनी ऐसी है जो भारत जैसे देश में, जो खेती इतनी अनिश्चितता का विषय है, इसमें अपना पैसा लुटाने के लिए आएगी। तो अमूमन बीमा का हम लोगों का अनुभव कई बार करा चुके हैं। बीमा प्रीमियम लेने तक तो उनका रूल रहता है। सरकार खुद जबरदस्ती हमारे खातों से, अगर कृषि ऋण ले रहे हैं तो हमारे खातों से जबरदस्ती काट के, जबकि बीमा जो है सेवा का विषय है, प्रस्ताव का विषय है, लेकिन अनिवार्य विषय बना के वो सीधा अकाउंट से डेबिट करती है और आधा पैसा गवर्नमेंट के गुल्लक से लेती है, आधा हमसे लेती है और बीमा कंपनियां लेके भाग जाती हैं। 16,000 करोड़ अगर प्रीमियम लिया है, अगर पूरे के पूरे प्रदेश में अगर सूखा पड़ जाता है तो 10,000 करोड़ देती है। तो वो 16,000 करोड़ अगर किसी राजाराम को अकेले को दे दो तो फिक्स जमा करके या कहीं शेयर मार्केट में लगा के या म्यूचुअल फंड खरीद के 16,000 करोड़ का 20,000 करोड़ तो दे देते, लेकिन ये तो आधा ही देती है। जितना प्रीमियम देती है उतना पैसा भी वापस किसानों को नहीं देती है। आप आंकड़े उठा के सभी राज्यों को लगभग देख लीजिए। तो बीमा से तो कोई इसमें मदद मिलती नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो है, इसमें किसान के हितों की रक्षा होती नहीं दिखती। मंडी एक्ट में हमारा मूल्य, हमारे उत्पाद का मूल्य सुनिश्चित होता नहीं दिखता। एमएसपी कहीं बाध्यकारी नहीं दिखती। और प्राइवेट मंडियां 2-3 साल बाद जब ये मंडी समाप्त हो जाएगी, छोटे खरीदार समाप्त हो जाएंगे, तो अपने रेट पे खरीदेंगे। ये परसेप्शन की बात नहीं है, यह दिख रहा जो हमको दिख रहा है। कई चीज़ों में हम देख चुके हैं कि टेलीफोन में देख रहे हैं, अभी आप जियो का देख रहे हैं किस तरीके से रेट बढ़े और कहाँ तक पहुँचे। और मोनोपोली अगर हो जाएगी, एक ही कंपनी रहेगी, निश्चित रूप से जो भी रेट रखेंगे वो उसके हमें अपने उत्पादों को बेचना पड़ेगा। तो यह स्थिति वास्तव में खतरनाक है। तीसरा बिल जो है तो उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक मैं मानता हूँ। अब ये जरूर कह सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो न जाओ। किसान वैसे इतना मरा हुआ है, बीज खाद खरीदने की स्थिति में नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी किसी शहर में अगर जाएगी, गांव में जाएगी एफपीओ को लेके, जो उनसे जुड़े हुए किसान हैं कि आपको खाद बीज दवाई देंगे, आपका माल भी खरीद लेंगे, तो कौन किसान इस फंदे से बचेगा?
जरा बताएं, कौन बच सकता है? मुझे नहीं लगता कोई किसान बचेगा। और कॉन्ट्रैक्ट जो बात कह रहे हैं कि चुनाव की वस्तु नहीं होगी, ये निश्चित रूप से एक ऐसा फंदा है, जब चारों ओर फंदा लगा देंगे आप खेत के, तो जिधर से भी किसान निकलेगा उस फंदे में फंसेगा ही। तो यह बिल लगभग उसी स्थिति में है, तीनों बिल। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा।